हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में हम लोग नया वीडियो लेकर आए हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा नया सेगमेंट और नया एनालिसिस सेगमेंट नहीं, ये हमारा एक नया अब टॉपिक ही ऐड होने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाल फिलहाल में आप सभी को याद होगा कि 1932 का खतियान बहुत ही चर्चे में रहा था। इसको झारखंड के कैबिनेट के द्वारा, झारखंड गवर्नमेंट कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया और इसको बोला गया कि इसको झारखंड के विधानसभा में भी पास कराया जाएगा स्पेशल सेशन में। जबकि अभी इसको स्पेशल सेशन में पास नहीं कराया गया। उसको कहा गया कि झारखंड की स्थानीयता अब 1932 खतियान के आधार पर लागू की जाएगी। तो उस पर अब लगभग अब लैंड रिलेटेड लॉज अब बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। लैंड रिलेटेड लॉज अब बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो हम लोग झारखंड अफेयर्स में हम लोग ये जेपीएससी में एक टॉपिक ही है झारखंड लैंड रिलेटेड लॉज। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 13 से 14 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं 25 से 26 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ये बहुत वास्ट टॉपिक हो जाता है। इससे बहुत ही आपको हर एग्जाम में इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मतलब जेपीएससी 11th के कैंडिडेट के लिए, दूसरे एग्जाम के कैंडिडेट के लिए, और झारखंड में आप इंटरेस्ट के पर्पज से भी आप झारखंड के निवासी हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि झारखंड के लैंड रिलेटेड लॉज क्या क्या हैं और इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो हम लोग जेपीएससी 11th को टारगेट कर रहे हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से सब्सक्राइब कर लें। चलिए आपको हम सिलेबस दिखा देते हैं जहाँ पर इस सेक्शन को बताया गया है। देखिए झारखंड के भूमि संबंधी कानून, जिसमें देखिए मेंशन्ड है मिनिमम 12x2 मीन्स 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी स्प्लिट करके बताया गया है। पहला है CNT एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, या फिर इसका अगर सिर्फ CNT लिखा हुआ है तो इसका 2 ट्रांसलेशन हो सकता है। एक होता है छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट, एक छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट। दोनों का अलग अलग हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो सकता है। तो आप देखिए ये जो हम लोग इसको हम लोग अलग अभी पढ़ेंगे मोर डिटेल में। एक है CNT की चर्चा है, इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। CNT में भी अलग अलग CNT एक्ट, छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट, छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। अगला आ जाता है हमारा संथाल परगना टिनेसी एक्ट। इसमें भी संथाल परगना टिनेसी एक्ट, संथाल परगना टेन्योर एक्ट, इसमें भी दोनों आ जाता है। इससे ही 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ही 5 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाएंगे। उसके बाद अन्य राज्य के पूरक अधिनियम। आप इसमें याद रखिएगा, जो हम लोग इसको हम लोग अप्रोच करेंगे, हमारा अप्रोच रहेगा, हम लोग पहले बेसिक से जाएंगे। इसमें बहुत ऐसे टर्म ही होंगे जो लोगों को समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी हम लोग इसका हिंदी पढ़ेंगे, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। आपको अभी तक समझ में ही नहीं आया कि काश्तकारी अधिनियम क्या है। एक लॉ रिलेटेड शब्दावली से आपको समझ में आना चाहिए कि काश्तकारी मतलब क्या होता है। अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो टिनेशी मतलब क्या होता है। तो ये सब चीज़ें समझ में आना चाहिए, तभी आप इस टॉपिक को थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझ पाएंगे और अपने दिमाग में बैठा पाएंगे, नहीं तो आपको रटना पड़ेगा। तो CNT एक्ट, ये 2 बहुत बेस हैं। जो अन्य 2 पूरक उसके आगे के जो पूरक अधिनियम आएंगे, राज्य के अन्य पूरक अधिनियम आएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लॉज। कॉम्प्लीमेंट्री लॉज, तो जो भी कॉम्प्लीमेंट्री लॉज आएंगे वो इस बेसिक ये जो मेन लॉज है, या जो ये इसको हम लोग बोलते हैं मेन लॉ या फिर बेस लॉ, इसको हम लोग बोल सकते हैं। बेस लॉ के तहत इसी के आज मतलब ये CNT एक्ट हमारा जो है और एक XPT एक्ट है। एक CNT एक्ट हमारा हो जाएगा 1908 मतलब 1908 वाला, और एक SPT एक्ट हो जाएगा 1949। ये हमारे बेस 2 लॉ है, लैंड रिलेटेड लॉ है, इसको ही बेस माना गया है। और उसके आगे और उसके बाद में जो भी उसके लॉ, लैंड से रिलेटेड लॉ है, उसको आगे और बाद के लॉ को हम लोग उसके कॉम्प्लीमेंट्री लॉ कहते हैं। अगर हम बोलेंगे CNT के 908 मतलब 1908 के पहले जो भी लॉ आए और उसके CNT से रिलेटेड उसके बाद के जो भी लॉ आएंगे उसके CNT के पूरक लॉ कहे जाएंगे। उसी तरह SPT में, अगर हम SPT में जाएंगे तो 1949 1949 के पहले जो भी आएंगे उसके बाद के जो भी आएंगे वो SPT के पूरक अधिनियम कहलाएंगे। ये इसका बेसिक है। तो चलिए आज ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होगा। ये तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला हमारा ही ये हमने देखा कि आप इसका हम लोग ट्रांसलेशन थोड़ा सा देखिएगा कि हमारा, आप यहाँ से ही देख लीजिएगा। CNT में आप देखते हैं हिंदी ट्रांसलेशन क्या है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। तो ऐसे ऐसे शब्दावली आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे जो आपको पढ़ने में कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। मतलब आप पढ़ तो लेंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम आपको इससे बताएंगे कि आपको इसके लॉजिक भी समझ में आना चाहिए कि जैसे हर शब्द का क्या मीनिंग है। तो झारखंड में लैंड रिलेटेड लॉज तो बहुत सारे हैं। तो जो हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखेंगे तो झारखंड के 5 डिवीजन को भी अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें आपको पता है कि छोटा नागपुर का एरिया कौन सा है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको एटलीस्ट वो पता होना चाहिए। तो छोटा नागपुर का एरिया बहुत बड़ा एरिया होता है। अगर हम लोग देखेंगे इस साइड हमारा
आप लोग देखिए छोटा नागपुर और संथाल परगना डिवीजन वाइज देखेंगे तो झारखंड में 5 डिवीजन है, तो आपको सारे डिवीजन याद होने चाहिए। तो देखिए इसमें हमारा ये वाला आपको पता था कौन सा डिवीजन आता है, ये हमारा संथाल परगना डिवीजन, ये हमारा है कोल्हान डिवीजन, ये हमारा है नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, ये हमारा है साउथ छोटा नागपुर डिवीजन। तो ये सारे डिवीजन आपको ने पहले बता दिया। तो ये जो SPTF में जो संथाल परगना की बात होती है तो यही संथाल परगना की बात होती है। और छोटा नागपुर की जो बात होती है तो ये कंप्लीट छोटा नागपुर एरिया की बात होती है। छोटा नागपुर एरिया लगभग 55 से 60% एरिया झारखंड का कवर करता है। तो छोटा नागपुर एरिया भी बहुत बड़ा एरिया है और पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कवर करता है। तो कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, ये लॉज का एक्ट का बेसिक कहाँ से है, कहाँ से ये डेराइव्ड हुआ है, चलिए उसको हम लोग पहले समझते हैं। तो हिस्ट्री में कोई भी चीज़ को पढ़ने से पहले कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई है, चाहे आप उसको इंडिया की हिस्ट्री से कनेक्ट करके देखें, जैसे हम लोग जैसे इंडिया की हिस्ट्री को हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से कनेक्ट करके देखते हैं, उसी तरह हम लोग झारखंड की हिस्ट्री को पढ़ेंगे या फिर झारखंड में कुछ भी पढ़ेंगे तो झारखंड को हम लोग इंडिया से कनेक्ट करते हुए देखेंगे। तो अगर थोड़ा सा भी झारखंड इंडिया का हिस्ट्री देखेंगे तो थोड़ा सा आपको याद होगा 1764 का ईयर, ये बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट ईयर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर में हमारा आ जाता है। ये हर किसी को पता होना चाहिए कि 1764 में क्या हुआ था। इधर में हमारा एरिया आता है बंगाल का, इधर में झारखंड और बिहार दोनों एक साथ आ गया था, और इधर नीचे आ जाता है उड़ीसा। उससे पहले अगर अंग्रेजों को अगर आपको याद होगा तो आपको हल्का सा याद आ जाएगा बक्सर का वार, बक्सर युद्ध। बक्सर युद्ध में अगर आपको हल्का सा याद होगा कि तिलगुट सेना को आप उसमें हम लोग नहीं जाएंगे कौन कौन से सेना थे, जैसे अवध का नवाब था, मीर कासिम था, सिराजुद्दौला था, इस नाम पर अभी नहीं याद जाइए, आप बस इतना याद रखिए, आपको इतना बेसिक तो हर किसी को पता होना चाहिए। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, मतलब ये लैंड ब्रेक थ्रू था अंग्रेजों के लिए। इसी युद्ध के बाद लगभग अंग्रेजों को दीवानी मिल गई थी बिहार, बंगाल और उड़ीसा की। आप सभी को ये आपको याद होगा कि मतलब ये बहुत ब्रेक थ्रू था बिहार, बंगाल और उड़ीसा को जीतने के लिए। इसी के बाद अंग्रेजों को बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला था पूरे भारत में, मतलब सबसे पहली जीत इसको माना जाएगा अंग्रेजों के लिए। तो 1764 बक्सर का युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो सबसे पहला हम लोग इसमें ईयर टू ईयर हम लोग कॉन्सेप्ट को याद है, क्योंकि हर घटना एक दूसरे से रिलेटेड है। तो 1764 का बक्सर का युद्ध सबसे पहले उसी के तहत 1764 का बक्सर का युद्ध, जिसमें अंग्रेज ने तिलगुट सेना को हरा दिया था। आपको हमने बता दिया था कौन कौन था, अवध का नवाब था, सिराजुद्दौला था और मीर कासिम था, ये तीनों को हरा दिया था अंग्रेजों ने। तो इसके बाद क्या हुआ, उसका इन लोगों को मिल गया बिहार, बंगाल, ये हमारे इधर, ये उसमें बिहार था, इधर था बंगाल और इधर था उड़ीसा। तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी किसको मिल गई, अंग्रेजों को मिल गई। और इसी से 1764 के बाद से ही दूसरा में ही, मतलब आप उस समय से समझ लीजिए कि छोटा नागपुर में भूमि संबंधी कानून का आरंभ हो गया। मतलब अगर हम लोग बेस पॉइंट देखेंगे कि कहाँ से आरंभ हो गया है, कि जब से इनको दीवानी मिल गई अंग्रेजों की, तो समझ जाइए कि ये आप मतलब पिन पॉइंट है, मतलब ये एकदम बेस पॉइंट है। हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ से नदी उद्गम स्थल होती है, तो आज समझ जाइए कि झारखंड से लैंड रिलेटेड लॉज का उद्गम स्थल कहाँ पर है। जब से अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी मिली, उसी समय से समझ लीजिए कि छोटा नागपुर के मतलब झारखंड के लैंड रिलेटेड लॉज का आरंभ हो गया। तो उसके बाद आता है ईयर, दूसरा ईयर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रहना चाहिए। तीसरा हमारा ईयर आ जाता है 1771। 1771 में छोटा नागपुर के राजा थे दर्पण शाह। कौन थे, दर्पण शाह। आप 1764 याद रखें, इसमें कौन कौन सेना थी वो आप अलग से आप लोग याद करके रख सकते हैं, मतलब लॉन्ग वे आंसर राइटिंग में। उसके बाद किसने किसको हराया, उसके बाद इसको बेस क्यों माना जाता है, क्योंकि अंग्रेजों को दीवानी मिल गई बिहार, बंगाल और उड़ीसा की। जब से दीवानी मिल गई तो 1761 में ये छोटा नागपुर का, मतलब इस संथाल परगना को नहीं हम बोल रहे, ये वाला छोटा नागपुर का एरिया, ये वाला छोटा नागपुर का एरिया, छोटा नागपुर का एरिया के राजा थे दर्पण शाह। तो उनको इलेक्शन मतलब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बार बार फॉर्म में आ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। दर्पण शाह ने, ये जो छोटा नागपुर के राजा थे, मतलब इसको कंप्लीट छोटा नागपुर एरिया के राजा उसमें कौन थे, 1771। आप 1764 के बाद अगला ईयर कौन सा याद रखिएगा, 1771। 1771 में दर्पण शाह यहाँ के राजा थे, इन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। और कितने रकम उन्होंने सालाना देने
कर के रूप में देने के लिए स्वीकार कर दिया 12,000 रुपया, मतलब महीना का 1,000 रुपया और साल का 12,000 रुपया के लिए। मतलब आपको ये सब चीज़ें एकदम फैक्चुअली याद होनी चाहिए, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे कि लैंड लॉ कैसे आया। तो देखिए, जब भी देखिए इनको तो अब मिल गया यहाँ का एक तरह से मतलब कर कलेक्ट करने का, अंग्रेजों से, अंग्रेज ने इनको दे दिया कि आप कर कलेक्ट करके दीजिए, जैसे जैसे होता ना एक तरह से, ये अब इनको कर कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया है, तो ये खुद भी तो प्रॉफिट कमाना चाहेंगे। कहीं भी होता है ना जैसे कमीशन के जैसा, तो ये खुद कमीशन प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बाहर के लोगों को ये छोटा नागपुर के एरिया में आकर के बसाने लगे, और उससे मतलब उनको कुछ मतलब बोलते हैं ना कि मतलब एक कमीशन लेने लगे, उसको ले करके बाहर के लोगों को आकर के छोटा नागपुर में आकर के बसाने लगे, और अपना लाभ को ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए लोगों के ऊपर बर्डन डालने लगे। तो बेसिक लॉजिक है, बेसिक प्रॉफिट के आधार पर। तो इसी का लगभग आप 1764 के बाद 1771, तो 1789 से 1785 के बीच में, 1789 से 1795 के बीच में, मतलब यहाँ के लोकल्स ने, मतलब यहाँ पर तो पूरे छोटा नागपुर के एरिया में लगभग आदिवासी ही आते हैं, आदिवासियों ने इनका बहुत ज़्यादा विरोध किया कि देखिए आप तो बेसिक प्रॉफिट उनको कमाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज को इसको अपना कर भी देना था, अंग्रेज को कितना 12,000 रुपया कर देना था सालाना, और उनको अपना राज्य भी मतलब अपना भी मतलब शानो शौकत चलाना पड़ेगा ना, अगर वो राजा है, दर्पण शाह है। अंग्रेज की तरफ से तो कुछ नहीं मिल रहा, अपना शानो शौकत चलाने के लिए लोगों के ऊपर मतलब लोगों से ज़्यादा कर ले करके उसका कमीशन अपना खुद रखते थे, और अंग्रेज को 12,000 रुपया सालाना दे देते थे। तो प्रॉफिट के ज़्यादा कमाने के चक्कर में लोगों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन दे देते थे। लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था 1789 से, 1789 से 1795 तक इसका विरोध चलता रहा। तो उसके बाद एक फिर, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, विरोध चलने के बाद इसका पर फिर इसको आगे बात पहुंची, तो उसके बाद एक फिर नया एक्ट लाया गया। अब इसके साल को आप जरूर याद रखिएगा, फिर से आपको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। पहला हमारा हो जाएगा 1764, बक्सर का युद्ध, अंग्रेजों ने इनको ये किया था। 1771 यहाँ पर दर्पण शाह राजा बने, उनको 12,000 रुपये के रूप में टैक्स के रूप में देना पड़ रहा था सालाना। उसके बाद इन्होंने टैक्स को ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना था। तो उन्होंने कब से कब 1789 से लेकर के 1795 में इन्होंने लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध करना शुरू कर दिया। तो इसी के विरोध को शांत करने के लिए, क्योंकि विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो बंगाल रेगुलेशन एक्ट लाया गया था। बंगाल रेगुलेशन मतलब 1789 से 1795 में बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा, तो बंगाल रेगुलेशन एक्ट लाया गया। बंगाल रेगुलेशन एक्ट लाया गया। आप ईयर याद रखिए और कहानी याद रखिए कैसे कहानी बढ़ रही है। बंगाल रेगुलेशन एक्ट, इसमें भी 2 रेगुलेशन एक्ट आए हैं, मतलब किसको शांत करने के लिए, क्योंकि ये 12,000 रुपये जो कर वसूल रहे थे और बाहर के लोगों को यहाँ पर बसा रहे थे, छोटा नागपुर के एरिया में जो बसा रहे थे दर्पण शाह, तो इसी का लोगों ने विरोध कर दिया। तो इसी को विरोध को शांत करने के लिए बंगाल रेगुलेशन एक्ट लाया गया। कब लाया गया? एक है 1793 में, एक लाया गया 1793 में। इसका रेगुलेशन संख्या कितना है? रेगुलेशन नंबर है 20। 1793 का रेगुलेशन नंबर 20 है। और एक दूसरा बंगाल रेगुलेशन एक्ट, दूसरा बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1805 लाया गया। इसका रेगुलेशन संख्या है 18। इसको आप लॉन्ग वे आंसर में आप इसको याद रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घटना देखिए कहाँ से कहाँ आ रही है। तो इसको क्यों लाया गया था? इसके विरोध को शांत करने के लिए, मतलब विरोध को शांत करने के लिए, मतलब आदिवासियों का जो संथाल का विरोध हो रहा था, विरोध को शांत करने के लिए, विरोध को शांत करने के लिए इस छोटा नागपुर वाले एरिया में इधर और इधर दोनों, मतलब पूरा छोटा, यहाँ के राजा कौन थे? दर्पण शाह थे। कितना का उनको कर देना था अंग्रेजों को? 12,000 रुपया कर देना था। कब से ये शुरू हो गया था? मतलब 1771 में इन्होंने ये अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो जब विरोध होने लगा 1789 से 95 के बीच में, तो इस विरोध को शांत करने के लिए बंगाल रेगुलेशन एक्ट लाया गया था 1793 में। उसकी रेगुलेशन संख्या थी 20 और 1805 वाला की रेगुलेशन संख्या थी 18। तो यह पूरे बंगाल के क्षेत्र में, पूरे बंगाल और छोटा नागपुर के क्षेत्र में ये रेगुलेशन एक्ट पूरे बंगाल और छोटा नागपुर के क्षेत्र में ये प्रभावी था। प्रभावी कहाँ पर था? पूरे बंगाल और छोटा नागपुर के क्षेत्र में प्रभावी था यह। लेकिन इसको लाने के बाद भी मतलब यहाँ के मतलब जितने भी ये थे, इसको मतलब उतना प्रभावी ढंग से ये कर नहीं पाया। तो ये इसको लाने के बाद भी यहाँ के लोगों को उतना, इस क्षेत्र को भी ये नहीं कर पाया, मतलब उतना ठीक से
शांत नहीं कर पाया, शांत नहीं कर पाया। फिर से आप रिपीट करके घटना को देखिए। 1764 में क्या हुआ, वहीं बक्सर का युद्ध, अंग्रेजों की जीत हुई। बंगाल बिहार और उड़ीसा का उनको मिल गया 1771 में। फिर हम क्या देखेंगे, दर्पण शाह को अंग्रेजों की अधीनता उन्होंने स्वीकार कर ली 12,000 रुपये का टैक्स में, और उन्होंने प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ज़्यादा टैक्स बाहर के लोगों को बसाने शुरू कर दिया। तो 1789 से 1795 में यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध कर दिया था। विरोध को शांत करने के लिए यहाँ बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1793 लाया गया था। उसके रेगुलेशन संख्या थे बंगाल में 20, और बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1805 लाया गया था, उसके रेगुलेशन संख्या थे। लेकिन इसके बाद भी ये शांत नहीं हो पाया। तो उसके बाद शांत नहीं हो पाया तो फिर एक आगे बहुत बड़ा फिर से ये होता है। तो हमारा फिर आगे के क्षेत्र में 1837 में थोड़ा सा हम लोग इसको क्लीन करते हैं। अठारह में कोल्हन क्षेत्र में रहने के लिए एक फिर से एक नया नियम इधर से लगाया गया था। आपको अगर कोई याद होगा ये वाला यहाँ पर, इसमें इस क्षेत्र में अब 1837 में कोल्हन क्षेत्र में एक नया नियम बनाया गया, मतलब यहाँ के रहने वालों के लिए। और ये वाला नियम उससे ज़्यादा, मतलब ये बंगाल के रेगुलेशन एक्ट से ये ज़्यादा प्रभावी था, ज़्यादा सर्वमान्य था। कोल्हन क्षेत्र में एक नया नियम लाया गया। कोल्हन क्षेत्र में एक नया नियम लाया गया, ये ज़्यादा सर्वमान्य था, मतलब ज़्यादा इसको एक्सेप्ट किया गया, ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया। तो इसमें क्या कहा गया था, इस नियम को कहा गया था विक्लिशन रूल, मतलब 1837 का विलिकंसन रूल। इस विलिकंसन रूल में, इस विलिकंसन रूल में मतलब जितने भी मतलब लोकल यहाँ के, मतलब यहाँ का झारखंड के लोकल कौन आ जाएंगे, आदिवासियों के ज़मीन पर बाहरियों के हस्तक्षेप को मतलब पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सामुदायिक और व्यक्तिगत किसी हर तरह के हस्तक्षेप को बंद कर दिया गया। आदिवासियों के जमीन में बाहरी के हस्तक्षेप को बंद कर दिया गया। तो फिर से हम लोग देखते हैं 1764 से 1771, 1771 में फिर 1789 से 1795 में विरोध होने लगा। उसके बाद इस विरोध में भी उतना ज़्यादा खासा इफेक्ट नहीं कर पाया। उसके नीचे का क्षेत्र अगर हम लोग आते हैं तो थोड़ा सा कोल्हन डिवीजन में 1837 में एक विक्लेंसन रूल लाया गया था जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल था, जिसमें बाहर के लोगों को, वहाँ के समुदाय का उसके व्यक्तिगत जीवन में बाहरी लोगों के हस्तक्षेप को बंद कर दिया गया। मतलब दोनों तरह से, मतलब ज़मीन को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा था इसमें विक्लेंसन रूल के तहत, और उसके कल्चर को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा था। तो उसके बाद हमारा और भी बहुत सारे है, तो क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो रहा है, ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में इतना ही। तो सीक्वेंस आप इस घटना को जरूर याद रखिएगा, कहाँ से हमारा शुरू होता है, इसको क्यों लाया गया था, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 1764 के बक्सर का युद्ध से हमारा ये बेसिक है। 1764 से बक्सर का युद्ध से हम लोग सारा चीज़ हमको डेराइव करते हुए आगे आएंगे। हर कॉन्सेप्ट हमारा कहानी की तरह से जुड़ा हुआ है। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो और कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ सकता तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था। आगे के लेक्चर में हम लोग फिर इस लेक्चर में हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।